ब्रेक के बाद शेयर लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ श्री प्रकाश दीवान, डायरेक्टर माउंट कैपिटल मैनेजमेंट के साथ ही साथ हमारे साथ संदीप गुप्ता, VPN हेड एडवाइजरी MOSL के जुड़े हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप दोनों का। प्रकाश, बहुत दिनों बाद कम से कम ठीक है रियलिटी नहीं लेकिन एटलीस्ट एक तेजी की पिक्चर आपके सामने है। एसएक्स निफ्टी करीब 100 अंक ऊपर है। आप क्या करेंगे आज, क्योंकि इस बाजार में थोड़ा सा मिक्स मूड था। थोड़े से लोग थे जो कि तेजी की गुंजाइश तलाश रहे थे, उनको शायद शुरुआती कुछ दौर में कुछ नहीं मिलेगा, और जो अच्छे खासे शॉर्ट के मुनाफे बैठे थे उनके जो मुनाफे हैं वो एकदम से काफी कम हो जाएंगे। शायद उनको अपने ट्रेड्स को आज एवरेज करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप, आज क्या करना चाहिए सुबह सुबह? मेरे अनुमान से शॉर्ट सेलर्स के लिए आज का दौर काफ़ी कठिन रहेगा, क्योंकि जिस टाइप का मोमेंटम है, जो गैप अप हम देख रहे हैं, और वो भी एक बहुत ही सिंपल से न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे है, तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम अगर जारी रहा तो मेरी एक्सपेक्टेशन है 5980 का लेवल आपको अगले 1-2 दिन में हो सकता है अर्ली नेक्स्ट वीक भी मिल जाए। लेकिन अगर आज के सेशन में कहीं मार्केट हल्का होता है तो आई थिंक लॉन्ग पोजिशन बनाने की ट्रेडर्स को हिम्मत करनी चाहिए, एंड दैट कुड बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जी चलिए, हमारे साथ संदीप गुप्ता भी है, उनसे बात करते हैं। संदीप, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज चलिए गैप अप ओपनिंग होने वाली है, 5900 के हो सकता है ऊपर भी खुले निफ्टी, लेकिन फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव टिपिकली इस तरह की जो ओपनिंग होती है कई बार थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है इसमें शुरुआत में ट्रेड करना। आपकी रणनीति क्या होगी? जी नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। विद सच बिग गैप अप ओपनिंग काफ़ी मुश्किल हो जाता है कैसे ट्रेड करें। सो आर एडवाइस फॉर द क्लाइंट्स वुड बी कि पहले 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा अगर मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है, एंड इफ इट कंटिन्यूज टू ट्रेड अबाउट दोज लेवल्स ऑफ 5940-50 5900 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, तो देन वी शुड लुक एट मे बी ट्राइंग टू गो लॉन्ग ऑन सर्टेन स्टॉक्स। नाउ दिस स्टॉक पिकिंग हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक टू सर्टेन एरियाज ओनली। काइंड ऑफ हमें लगता है बैंकिंग सेक्टर इज वन, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक ध्यान दिया जा सकता है। वहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आफ्टर वेरी गुड नंबर्स फ्रॉम इंडसइंड बैंक। सो इस तरह से यू हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक व्हाइल पिकिंग एनी ट्रेडिंग पिक। प्रकाश, चलिए IT से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल इन्फोसिस पे सबका दाव रहेगा, लेकिन उस दाव को लगाने के लिए वक्त शायद सही होगा आज 1 से लेकर 3 बजे के बीच का। चाहे आपको इन्फोसिस का फ्यूचर शॉर्ट करना हो, चाहे लॉन्ग करना हो, चाहे आप कॉल खरीद के जाना चाहते हो या फिर आप पुट खरीद के जाना चाहते हो, इस हालात में जब रुपए में काफी कमजोरी थी, IT कंपनियों को एक फायदा हुआ, लेकिन एक सीमित हद तक। एक ऐसा दौर जब नारायण मूर्ति इन्फोसिस में वापसी कर चुके हैं और कुछ जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें शफल भी हुआ है, जिस कल का इंसिडेंट था जो ग्लोबल सेल्स है, तो उनकी बातचीत को देखते हुए, उनकी उस बात को देखते हुए आपकी इन्फोसिस से उम्मीद क्या है और आप क्या दाव लगा के जाएंगे आज? ऑनेस्टली मुझे इस बार वीरेंद्र कोई इन्फोसिस के रिजल्ट से कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं है कि जहां बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप वॉलेटिलिटी देखें, इसमें जो IVs देखें इनके ऑप्शंस में, तो वो काफ़ी रेंज बाउंड रहे हैं काफ़ी समय तक। तो मेरे हिसाब से जो पिछले 2-3 सीजन में हमने रिजल्ट सीजन में देखा, वैसा शायद दौर ना मिले। लेकिन हाँ, रिजल्ट के बाद में क्लैरिटी आने के बाद डेफिनेटली इन्फोसिस में लॉन्ग जाने की कोशिश करूँगा, और आज भी अगर कोई ट्रेड लेना ही चाहे तो इट विल डेफिनेटली बी ऑन द लॉन्ग साइड। जी प्रकाश, आज जो गैप अप ओपनिंग होने वाली है इसमें बैंकिंग स्टॉक्स पर आप क्या करेंगे? क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी निफ्टी के लिए वैसे भी रहा है, और एटलीस्ट जो PSU बैंक है उस पर अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी है नहीं। आज क्या करना चाहिए? आई थिंक PSU बैंक्स में मीर प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली एडवाइस करूंगा, क्योंकि अभी भी इसमें जैसे हमने कहा क्लैरिटी कोई आई नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट की बात नहीं हुई है। इंटरेस्ट रेट साइकिल को भी कोई फेवरेबल टर्न दिखता हुआ हमें नहीं नजर आ रहा, और खास करके जो प्राइवेट सेक्टर बैंक और PSU बैंक के बीच में जो डिफरेंस है वैल्यूएशन और अट्रैक्टिवनेस में, वो और भी बढ़ता जाएगा। इंडसइंड के रिजल्ट ने एक बहुत क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी भी ग्रोथ की रफ्तार अपनी मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो PSU बैंक्स में डेफिनेटली एग्जिट कर लें अगर अच्छे भाव मिल रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं प्रॉफिट है आपका, तो आज का सेशन विल प्रोबब्ली बी अ वेरी गुड टाइम टू एग्जिट। जी 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 इस बीच चलिए वीरेंद्र, एक और खबर आई है, ये भी आपको बता दें। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से एक बयान आया है, और वो ये है कि मांग में कमी के चलते वे भी, मारुति के बाद ये दूसरी कंपनी है जो मांग में कमी के चलते कुछ दिनों के लिए अपना प्रोडक्शन जुलाई के महीने में सस्पेंड करने वाली है। कंपनी ने ये कहा है कि 1 से लेकर 8 दिनों के पीरियड तक इनके अलग अलग प्लांट्स को जुलाई के बाकी बचे महीने में बंद किया जाएगा,
और इसकी वजह यह है कि जो चाखंड प्लांट है इसका उसे अलग अलग साइकिल में 1 से लेकर 8 दिनों तक बंद किया जाएगा। इसकी वजह है कि जो मांग है वो फिलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है कि फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन को चलाना पड़े, लेकिन साथ ही कंपनी ने यह दावा किया है कि इससे जो व्हीकल की अवेलेबिलिटी होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी खबर, क्योंकि मारुति के बाद पहले जो मारुति पर खबर आई थी, इन्होंने इंजन प्लांट अपना जो बंद किया है, देखिए ये सीजन ऐसी है जिसमें आमतौर पे कंपनीज बंद नहीं करती, उल्टा प्रोडक्शन रैंप अप करने की कोशिश करती हैं फेस्टिव डिमांड को मीट करने के लिए। लेकिन इसी सीजन में इसे इस तरह से ढीला किया जाना, संदीप आप कैसे देखेंगे इस खबर को? पहले मारुति और अब महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ये कह रहा है। नहीं, बिल्कुल स्लो डाउन का इम्पैक्ट तो इस इंडस्ट्री पे पिछले 4-6 महीने से दिख ही रहा है। अगर आप नंबर्स देखेंगे, मंथली नंबर्स जो आ रहे हैं फ्रॉम ऑल द पैसेंजर व्हीकल साइड, काफ़ी स्लो डाउन है फॉर द लास्ट 2 quarters or so. And majorly Mahindra, as you said, yes, it has also seen a slowdown in the UV business. So quite obvious सी बात थी कि ये कहीं ना कहीं मतलब it will have to cut down on the production, और कहीं ना कहीं उसका inventory levels would have gone up. So I think that's not a surprise move at all. इस बीच सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ी हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं। सिमी, एक गैप अप ओपनिंग शॉर्ट होल्डर्स के डेफिनेटली जो स्टॉप लॉसेस हैं वो आज लग जाने चाहिए, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के बाद माइट भी कुछ वीक हैंड्स जो हैं, जो शॉर्ट साइड पे खड़े हैं, वो अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे, वो बाजार को थोड़ा सा और उछलने का मौका देगी। शॉर्ट हूं मैं तो मेरे स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, और लॉन्ग करने की गुंजाइश है 100 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद? देखिए, एक तो स्टॉप आउट हो जाएगा, ये तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन जब कल मार्केट क्लोज हो रहा था तब तो एक्सपेक्टेड नहीं था। इनफैक्ट हम लोग थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही खुलेगा ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज अगर 5900 के आसपास या थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट कवरिंग ज़रूर आएगा, क्योंकि लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी करीब 5898 से 5904 के दायरे में था, जिस मतलब ये जो रेंज है ये अपर बाउंड्री है, उसका सपोर्ट 5750 के आसपास था। अभी इस रेंज को तोड़ने का कोशिश निफ्टी करेगा। 5904 के ऊपर अगर जाके निफ्टी स्पॉट मेंटेन करता है तो ब्रेकआउट हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। अगर वहाँ पे वॉल्यूम आता है तो हो सकता है कि एक कोशिश 5940 तक आएगा, और अगर सक्सेसफुल हो जाए 5940 के ऊपर सस्टेन करना, अगर निफ्टी कर सकता है तो 5980 तक भी जा सकता है, इनफैक्ट 6000 भी जा सकता है। आज ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर ये बात भी देखना पड़ेगा वीरेंद्र के 5900 के ऊपर निफ्टी मेंटेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आता है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर प्रॉफिट टेकिंग आता है तो निफ्टी को नीचे सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा ये देखना पड़ेगा। जहाँ तक मेरे ख्याल है, मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 5870 से 5850 के बीच में सपोर्ट आना चाहिए। अगर कोई करेक्शन होता है तो उससे नीचे जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है, और ऊपर में एटलीस्ट 5910 के ऊपर सस्टेन करने से शॉर्ट्स को काटना पड़ेगा। टारगेट होगा अपसाइड में 5940 और 5980 फॉर मिनिमम। जी हाँ, चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है। 100 अंकों पर है इस निफ्टी, काफी अच्छे खासे संकेत। इन संकेतों के बीच में आपकी रणनीति क्या हो, चर्चा जारी है, कुछ देर में लौटते हैं। आप देख रहे हैं शिव लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। इंडिकेटिव टिक्स आएंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ प्रकाश दीवान है, संदीप गुप्ता है हमारे साथ, और साथ ही सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ी है। वीरेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली स्टूडियो से। संकेत अच्छे बने हुए हैं SGX निफ्टी पर। प्रकाश, आपकी राय क्या है इस समय, क्योंकि आज ठीक है गैप अप ओपनिंग होने वाली है, लेकिन अगर किसी तरह से सस्टेन कर जाता है मार्केट 5900 के ऊपर तो अगला टारगेट फिर 5950, 5980, 6000 क्या ये बन सकता है? डेफिनेटली, इनफैक्ट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 5980 जहाँ से वीकनेस बनी थी और ये मार्केट जो रिट्रेस हुआ था, दैट शुड बी अ गुड लेवल एज टेक्निकल एनालिस्ट है आल्सो पॉइंटिंग आउट। और खास ये देखिए कि जो एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट की तरफ से है अनाउंसमेंट्स की, अगर वो आती है और कई सेक्टर्स में ये चीज़ें आ सकती हैं, तो उस लिहाज से मार्केट में डेफिनेटली मोमेंटम है, और कोई नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस या नेगेटिव ट्रिगर अब कोई डिस्काउंट करने बाकी नहीं दिख रहे। इस वजह से डायरेक्शन थोड़ी सी ऊपर की तरफ ही रहेगी। चलिए कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। टाइटन, बाटा, साथ ही साथ हेवल्स, इन 3 स्टॉक्स पे बात करते हैं। ये 3 ऐसे स्टॉक्स रहे जिन्होंने पिछले ऑलमोस्ट 2 से 3 सेशंस में जो भी इस पे लॉन्ग थे उनको इतना अच्छा पैसा कमा के देखे, पूछो मत। सिमिक, टाइटन, बाटा और हेवल्स, इन तीनों में आज की स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद काफ़ी अच्छे खासे मुनाफे और मिल जाएंगे ऑलरेडी।
आपकी राय क्या कहती है, क्या करना चाहिए? बुक करके बाहर निकल जाएं तीनों में से? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि मूव करके निकलना पड़ेगा। एक टाइटन में कल क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ ही हुआ था, इसलिए हो सकता है टाइटन 251-52 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। वहाँ पे टाइटन से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड होगा, पर कल अंत में बाटा और हेवल्स में मैं प्रॉफिट टेकिंग देखा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर मार्केट ओपनिंग अच्छा होता है तो वापस ये दोनों ही ऊपर की तरफ आएगा। और मैं बाटा में बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 945 से 954 तक जाना चाहिए, इसलिए मैं बाटा में प्रॉफिट टेकिंग का सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगी। इनफैक्ट कल जहाँ पे बाटा बंद किया था 880 के आसपास, वो बाटा का सपोर्ट था, इसलिए मैं कहूंगी कि आज अगर किसी भी कारण से उसी जगह पे वापस मिल जाता है तो यहाँ पे एक पोजीशन लेके देखना चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग साइड में। 945 से 54 का टारगेट पॉसिबल है। हैवल्स में सेम व्यू है मेरा। हैवल्स भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे भी बाकी है। अगर 800 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है तो 820-25 का टारगेट पॉसिबल है। टाइटन को सिर्फ मैं वॉच करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइटन का जो रेजिस्टेंस है वो करीब 250-253 के आसपास है। वो इसका 200 मूविंग एवरेज भी है, तो वहाँ पे जाके इसका दौर थोड़ा सा खत्म होगा ऐसा लगता है, इसलिए वॉच करूंगी। पर सेल कॉल ऐसे ट्रिगर नहीं दबाऊंगी, मार्केट देख के ही। चलिए प्रकाश, आपकी इंट्राडे पिक्स हैं कोई आज? इंट्राडे बेसिस पे आई वुड स्टिल गो विद आईटी। आईटी में मुझे अच्छी खासी तेजी दिख रही है। उसमें भी माइंडट्री कुड कम अप विद वेरी गुड रिजल्ट्स, क्योंकि शॉर्ट इनका जो हेजिंग है वो सबसे इफेक्टिव रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है, तो उनको फायदा मेरे हिसाब से अच्छा खासा मिल सकता है। और फार्मा स्पेस में आई वुड स्टिल गो अलॉन्ग विद लुपिन, टोरेंट। संदीप, चलिए थोड़ा सा मिड कैप की तरफ रुख करते हैं। मिड कैप में हाल फिलहाल में कोई ऐसी स्क्रिप्ट जिसको आप चेस कर रहे हो, जो क्लाइंट्स को एडवाइस की हो, जिस पे कोई आपने कॉल दी हो अपने क्लाइंट्स को, स्पेशली द मिड कैप स्पेस? जी, अभी मिड कैप में तो हम लोग ज़्यादा इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। लुकिंग एट द करंट सिनारियो, हमें लगता है कि मिड कैप्स में काफ़ी प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड लोअर सेल्स। सो वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं है, बट ऑफ कोर्स ओवरऑल अगर आप पूरे अगर मिड कैप स्पेस में से अगर एक दो स्टॉक देखना चाहे तो देन यस, वी आर लुकिंग एट आयशा मोटर्स, हैवेल्स। यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा वैल्यू है जहाँ पे इफ पीपल आर लुकिंग फ्रॉम अ लिटिल लॉन्गर पर्सपेक्टिव, उसमें जरूर एक एक्सपोजर लिया जा सकता है, आयशा मोटर्स एंड हैवेल्स। जी जी, चलिए और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद शिवेला में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। मैं प्रकाश दीवान, सिमी भौमिक और संदीप गुप्ता हमारे साथ बातचीत करें टेक्निकल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव पे। सिमी, एक दो कॉल्स पे और बातचीत कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों स्क्रिप्ट्स को हम पिछले 3 दिन से एक सेट में इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, कहाँ से किस में पुल बैक आएगा और कहाँ तक ये पुल बैक कंटिन्यू करेगा। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी एंड एसबीआई। इन दोनों पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? देखिए, बैंक निफ्टी कल जहाँ पे बंद किया था उतना स्ट्रेंथ इसमें नहीं था, पर आज मुझे लगता है कि आज यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। और एक रेंज में बताती हूँ जो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, वो है 470 से 540। बैंक निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, मैं स्पॉट का लेवल नहीं बता रही हूँ। अगर बैंक इंडेक्स 11,470 से 540 के ऊपर जाके मेंटेन करता है तो मैं मानूंगी कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, जिसका टारगेट करीब 750 तक होना चाहिए। मैं उस रेंज के ऊपर जाके अगर बैंक मतलब अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो देखूंगी कि उस रेंज के आसपास ओपन हुआ है कि नहीं। अगर होता है तो 540 के ऊपर जाने से ही मैं लॉन्ग पोजीशंस लॉन्ग कॉल दे दूंगी और मुझे लगता है कि 750 तक टारगेट पॉसिबल है। स्टेट बैंक में मैं देख रही हूँ कि स्टेट बैंक एक सीमित दायरे में काम कर रहा है, जिसका सपोर्ट करीब 1870 के आसपास है और रेजिस्टेंस 1920-25 के आसपास है। कल करीब 1920 के ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग हुआ था इंट्राडे में और क्लोज किया था एकदम सपोर्ट के आसपास। तो यहाँ पे आज एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था क्योंकि ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड था।
अभी ग्लोबल मार्केट से सहारा मिल गया है, तो एक बाउंस बैक इसमें भी मिलना चाहिए, जिसका टारगेट 1920-25 तक होगा। अब फ्रेश बाई कॉल, फ्रेश स्ट्रेंथ इसमें तभी मिलेगा अगर 1925 के ऊपर जाके स्टेट बैंक स्पॉट लेवल में सस्टेन करता है। अगर ऐसा करता है तो मैं मानूंगी इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड में, और 1960 का टारगेट तब पॉसिबल हो जाएगा, वो भी इंटरडे में भी। चलिए, और एक अच्छी खबर इस बीच देखने को मिली है। बाजार पर 59.32 पर रुपया खुला है। 59.67 इसकी क्लोजिंग थी कल की, लेकिन आज ये और मजबूत हो गए 59.32 पर ओपन हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बेन बनानके का बयान था, अमेरिकन मार्केट्स जो थे और जो सेंटिमेंट है, वो एक बूस्टर के तौर पे रुपए के लिए काम करते हुए 59.32 पर रुपए की ओपनिंग हुई है फिलहाल, और इन्हीं लेवल्स के आसपास ये टिका हुआ है। 59.67 कल की क्लोजिंग थी, लेकिन इंडिकेटिव टिक्स में इस समय बहुत ज़्यादा उम्मीद निफ्टी से मत कीजिए। ये 20 पॉइंट नीचे है इंडिकेटिव टिक्स में, लेकिन ये इसको थोड़ा और समय देना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ सेंसेक्स करीब 48 पॉइंट्स ऊपर है, और निफ्टी में नुकसान 20 अंकों के आसपास का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। इस बीच अगर आप देखें, जैसे कि मिहिर ने आपको बताया कि फॉरेक्स मार्केट की जो उथल पुथल थी वो थोड़ी सी उस पर आज लगाम लगी है, और वाकई कल जो वक्तव्य यूएस से निकल के आए हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वहां पर शायद ब्याज दरें और ऊपर बड़ी तीव्रता से ना जाएं, उसमें वक्त लगेगा, और साथ ही साथ जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसमें कोई बहुत बड़ी कटौती या फिर एकदम से अगर आप देखें धीमापन आने के कोई चांसेस नहीं है। और ऐसे में आज ये समीकरण रुपए को काफी मजबूती दे सकते हैं, और 59.32 पे वर्सेस 59.66 आज ओपन हुआ है। हालांकि ये आज का दिन फिर भी ओएमसीज के लिए थोड़ा सा निराशाजनक रहेगा, मुश्किल रहेगा, क्योंकि हमने कल ग्लोबल मार्केट्स में जो क्रूड के प्राइसेस थे उसमें काफी स्ट्रॉन्ग एक पुल बैक देखा है। नाइमेक्स करीब 106 तक चला गया है, तो वो ओएमसीज के लिए दिक्कत है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के मिहिर शायद इससे अच्छी दो बातें नहीं हो सकती थी सुबह सुबह। एक तो इंडिकेटिव टिक्स बहुत अच्छे खासे, और रुपए के जो समीकरण हैं वो अच्छे खासे। मिहिर, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ अब श्याम पोद्दार साहब जुड़े हैं, एमडी फॉरेक्स कैपिटल सर्विसेज के, उनसे बात करते हैं। श्याम, मॉर्निंग टू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज तो एक अच्छे बूस्टर शॉट के साथ खुला है रुपया 59.32 का लेवल, और कई लोग ऐसे होंगे खासकर फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो तरस गए थे ये लेवल देखने के लिए। 59.32 पर है रुपया, क्या करेंगे आप आज यहाँ पर? देखिए, हमें बहुत ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। ये जरूर है कि आरबीआई ने कई मेजर्स जो लिए हैं उसका ये इमीडिएट इफेक्ट है। दूसरा, आज की जो न्यूज आइटम भी है कि कई एक गोल्ड चेन जो है रिटेलर्स, दे हैव अनाउंस्ड दैट दे विल स्टॉप फॉर 6 months selling of the gold coins, and so this will also have some impact on the import of the gold, and which will help the rupee to stable। अब बात करते करते देखिए रुपये आ गया 59.42, तो इस वजह से हमें बहुत ज्यादा आशावादी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार सेंटीमेंट चेंज हुआ है, लेकिन इसका उल्टा असर ये भी होगा कि जितने इंपोर्टर एक बार पैनिक में थे 61 के ऊपर में, दे विल कम इन अ मोर पैनिक एग्रेसिवली बाइंग एट दिस लेवल। पोद्दार साहब, जो कल अमेरिका से जो बातें निकल के आई हैं कि वहाँ अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूती पे नहीं है, बहुत जल्दी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के या फिर Q3 प्रोग्राम को कट डाउन करने के चांसेस नहीं बन रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस नहीं है, इस बात का आप भारतीय डेट मार्केट पर और जिस तरीके से तीव्रता से पैसा निकला है वहाँ से, उस पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये चीजें जो है मीडियम टर्म की बातें होती हैं, इसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होता है। आज इमीडिएट इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो यूरो 1.31 के आसपास पहुंच गया है, पौंड 1.51 पहुंच गया है, जो कि परसों 1.28 था यूरो और 48 था आपका पौंड। तो उसके हिसाब से जो इमीडिएट इम्पैक्ट जो आता है पौंड यूरो इन सब का, वो रुपये के ऊपर में आता है। अब रुपये आज खुलने के संग में अगर 4 मिनट के अंदर अंदर 59.44 पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा 60 भी पहुंच सकता है। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट थोड़ी स्थिरता रहे, भले ही लेवल जो भी हो। शुक्रिया मिस्टर पोद्दार हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। संदीप, मेरा सवाल आपसे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कल दोपहर के ट्रेड में इसने काफ़ी परेशान किया ट्रेडर्स को, 3-4% लुढ़क भी गया था एक समय, और जो खबर यहाँ पर आई है कि कुछ हिस्सा इन्हें जो अपना आने वाला गैस प्रोडक्शन है उसका पुराने रेट पर बेचना पड़ सकता है। यह खबर कितना बड़ा ओवरहैंग साबित हो सकती है रिलायंस के लिए?
जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये रिलायंस में मूवमेंट भी शुरू हुआ आफ्टर द रिवीजन ऑफ द गैस प्राइसेस जो अप्रैल 2014 से लागू होने वाले थे, तो उसको लेके ये उत्साह जनरेट हुआ था फॉर द स्टॉक। बट समवेयर ये जो कल स्टेटमेंट आया इसके बाद में ज़रूर इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा फॉर द शॉर्ट टर्म। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी क्लैरिटी और आनी बाकी है, इसलिए इट वुड बी नॉट एबल टू एक्चुअली एसेस कि क्या इम्पैक्ट होगा टोटली। बट इफ एट ऑल दिस इज डन तो यस, शॉर्ट टर्म में जरूर एक इम्पैक्ट तो होगा स्टॉक पे। इन्फोसिस कल अपने नतीजे घोषित करेगा, लेकिन उससे पहले अगर औपचारिकता देखें तो कल इंडसइंड बैंक ने अपने Q1 फिगर्स के साथ इस रिजल्ट सीजन की आगाज कर दिया। रिजल्ट्स प्राइमा फेस से अगर आप देखें एज फार एज टॉप लाइन एज बॉटम लाइन इज कंसर्न, रेवेन्यू अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो वो ठीक ठाक थी, लेकिन मिहिर कल इनकी प्रोविजनिंग में भी और इनके एनपीएस में भी ग्रॉस एनपीएस में बढ़ोतरी थी, वो शायद बाजार को पसंद नहीं आई। ये कुछ हाउस व्यूज हैं आपके स्क्रीन पर। सिटी फाइनेंशियल ने कहा है कि डाउन, इनफैक्ट थम्स डाउन किया है इसको, करीब 455 का लक्ष्य दिया है। उसके बाद नमूरा कहते हैं इनका जो लक्ष्य है करीब 580 का, यहाँ से करीब 15 रुपये का डाउन साइड है अभी भी इंडसइंड बैंक पे। जेपी मॉर्गन का मानना है लगभग 550 का लक्ष्य। औसत जो लक्ष्य है इस Q1 फिगर के बाद वो आ रहा है करीब 550। यूबीएस हालांकि इन लेवल्स पर इसमें री एंट्री की सलाह दे रहा है करीब 630 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर जो व्यू है, जो मत है वो बढ़े हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो ज़्यादातर जो सोच है, मॉर्गन स्टैनली की सोच है करीब 570 रुपये, दैट समथिंग 555 570 इसके आसपास है। तो हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के नतीजों पर, लेकिन उससे पहले आइए गौर करते हैं कि आज तमाम जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं जिनसे हमने बातचीत की, उनका ट्रेडिंग पिक को लेकर क्या रहा है। पुनीत किनरा क्या मानते हैं, आज ये दाव लगाएंगे लुपिन पे करीब 890 रुपये के लक्ष्य के लिए करीब 845 के स्तर पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसको ये लॉन्ग करेंगे। पहला फार्मा काउंटर। उसके बाद इनका जो दूसरा दाव है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। ये एक इसमें नए दौर की तेजी की उम्मीद लगा के बैठे हैं, करीब 2750 का लक्ष्य और करीब 2570 का इनका स्टॉप लॉस रहेगा। भैया बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं अपूर्व सेठ की राय क्या है। उनका कहना है कि एक्सिस बैंक पर खरीदारी की जा सकती है। 1300 रुपये के टारगेट के लिए आप बाइंग कीजिए और स्टॉप लॉस रखिए 1250 का। दूसरी सलाह है उनकी खरीदारी की BHEL पर। BHEL पर खरीदारी कीजिए 192 के लेवल के लिए, स्टॉप लॉस आपका होगा 180 का। चलिए इसके बाद नितिन मुनार का क्या मानता है ये देखते हैं। देना बैंक पे वो दाव लगाना चाहते हैं करीब 72 रुपये के लक्ष्य के लिए करीब 67 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। मिड कैप बैंकिंग में देना बैंक पे अपना दाव लगाएंगे। उसके बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी बाइक रिकमेंडेशन है करीब 780 के लक्ष्य के लिए करीब 740 का ये स्टॉप लॉस लगा के इसको लॉन्ग करेंगे। आइए दो और विशेषज्ञ जतेंद्र शर्मा और साथ ही साथ शर्मिला जोशी क्या मानती हैं, आज ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है उनको, आइए सुनते हैं। रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में रहेगा वो भारतीय एयरटेल का है, क्योंकि यहाँ पे 305-6 के आसपास एक ब्रेकआउट की कोशिश की थी स्टॉक ने, लेकिन वापस अभी 289-90 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे 285 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे इसमें बाइंग की जा सकती है, क्योंकि ये नीचे आपको अपने स्टॉप लॉसेस लेवल बिल्कुल क्लियर हैं 285 और ऊपर जाने की संभावना है 303 से 305 तक की है। हेक्सावेयर में मेरे हिसाब से 115 के टारगेट हम रख सकते हैं। टेक महिंद्रा के साथ फिलहाल ही हमने मर्जर देखा है महिंद्रा सत्यम का, और उसके बाद आई थिंक नाउ एज वन एंटिटी वी विल सी देम डू मच बेटर। उसके साथ साथ और एक नाम मैं जोड़ना चाहूँगी इसमें, इस लिस्ट में, वो है KPIT कमिंस। ये काफ़ी एक अच्छा मिड कैप IT प्ले है वेयर विद अ वेरी यूनिक बिजनेस मॉडल एंड ऑफरिंग। तो मेरे हिसाब से दिस ऑल्सो लुक्स गुड फॉर अबाउट 135-140 काइंड ऑफ लेवल्स। जी चलिए, इस बीच सेंसेक्स 174 पॉइंट ऊपर है इंडिकेटिव टिक्स में और निफ्टी 78 पॉइंट ऊपर 5894 का लेवल है इंडिकेटिव टिक्स में। और स्टॉक्स में बढ़ने वाले स्टॉक्स में JP एसोसिएट, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर बढ़त है। प्रकाश, आप कुछ और पिक्स ऐड करना चाहेंगे और साथ ही रिलायंस पर आपकी राय? रिलायंस पे थोड़ा दबाव जरूर दिखेगा मीर, क्योंकि जो हमने देखा है खास करके अगर रुपये की अप्रिसिएशन होती है तो वापस थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट था वो कम होने की उम्मीद से करेक्शन आ सकता है। दूसरा जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो प्रपोजल आया है ये कहीं ना कहीं इसमें मेरिट है और हो सकता है ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकली भी थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है। दिस कुड बी अ पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम दैट एंगल। सो रिलायंस को डेफिनेटली दबाव दिखने मिलेगा। और शॉर्टिंग साइड पे मैंने कोई बात नहीं की, लॉन्ग ही किए थे पहले जो प्रपोजल
प्रपोजल्स। अब शॉर्ट में एक जुबिलेंट फूड वर्क्स आई थिंक इज अ गुड कैंडिडेट। इसमें काफ़ी अच्छी खासी वीकनेस देखने मिलेगी। इनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ने की उम्मीद है, खास करके इनके जो इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट होते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स को बनेगी। इस बीच आप एसीसी को देख रहे हैं, इंडिकेटिव टेक्स में लगभग 100% ऊपर है। सिमी, एसीसी और अम्बुजा सीमेंट्स, लेट्स फॉरगेट इंडिया सीमेंट, और सीमेंट में ही मिड कैप के स्क्रिप्स को हम थोड़ा सा दूर रखते हैं इस बातचीत से, फ्रंट लाइन सीमेंट पे फोकस करते हैं। एसीसी और अम्बुजा सीमेंट्स दोनों पे राय क्या होगी आपकी? देखिए, एसीसी एक ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा था, जो कि 1240-45 के आसपास था उसका ब्रेकआउट रेंज, उसके ऊपर जाके मेंटेन कर रहा है। कल क्लोजिंग भी ऊपर से थोड़ा सा नीचे हुआ था, पर इस रेंज के ऊपर ही हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि एसीसी में आज ऊपर में जाने का कोशिश देख सकते हैं हम लोग। 1260 अगर क्रॉस करेगा तो फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1285 से 1290 का टारगेट पॉसिबल है। अंबुजा सीमेंट चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, थोड़ा सा कल प्रॉफिट टेकिंग में ये भी शामिल था ऊपर से, पर मुझे लगता है कि अगर आज 195-96 का रेंज क्रॉस करके ये सस्टेन करेगा तो करीब 200 तक जाने का कोशिश करेगा। इसमें अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और तब से ये स्टॉक स्ट्रांग है जब से ये 186-87 का रेंज तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे दोनों में से चार्ट अंबुजा का ही बेटर लगता है, पर एसीसी में भी मोमेंटम आएगा 1260 के ऊपर। इसमें भी इंट्राडे के लिए लॉन्ग पोजीशंस लेके देखा जा सकता है, या थोड़ा सा नीचे अगर खुलता है तो 1235 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस लेके देखा जा सकता है। जी संदीप, रिजल्ट सीजन के मद्देनजर आपकी स्ट्रेटेजी इस समय क्या है? कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर खरीदारी कर रहे हो इसके लिए? फिलहाल जो हमें लगता है वही सेक्युलर सेक्टर्स आर गोइंग टू परफॉर्म कंटिन्यूसली, हेल्थ केयर, आईटी एंड फिनेंशियल्स एंड कंज्यूमर। दीज आर 4 सेक्टर्स जहाँ हमें लगता है कि परफॉर्मेंस शुड बी अगेन गुड। एंड यहाँ पे हम लोग मतलब वी आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक एंड यस बैंक। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक में एक्सपोजर लेने के लिए एट करंट प्राइसेस। इसके अलावा ऑन द हेल्थ केयर साइड वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन डॉक्टर रेड्डी। इसमें जो विजिबिलिटी है आने वाले 1-2 साल के पर्सपेक्टिव से इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो हमें लगता है एक डॉक्टर रेड्डी इज़ वन स्टॉक वेयर वी वुड लाइक टू एडवाइज आवर क्लाइंट्स ऑन गोइंग लॉन्ग। इसके अलावा एक सर टेलीकॉम सेक्टर में हमें लगता है कि आफ्टर गुड कंसोलिडेशन यहाँ पे अपने यू कैन सी सम गुड ग्रोथ कमिंग इन, एंड इन पर्टिकुलरली आइडिया इज़ वन स्टॉक वेयर वी आर वेरी पॉजिटिव। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आम इंडस्ट्रीज पर शेयर पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 शेयर आपके सामने रखूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। फार्मा में काफ़ी अच्छी खासी तेजी है, फ्रंटलाइन फार्मा भी काफ़ी भागा है, लेकिन 2 स्क्रिप्ट मिड कैप में, ऑरबिंदो फार्मा और एक बायोकॉन, इन दोनों पर नजर रखिएगा। इनके चार्ट्स ये इशारा कर रहे हैं कि एक ब्रेकआउट के, फ्रेश ब्रेकआउट के, एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद पॉसिबिलिटी बन रही है। ऑरबिंदो फार्मा और बायोकॉन पिछले अगर आप देखें 6-7 महीने में 295 से स्ट्रगल कर रहा है। किस दिन ये निकलेगा 295 के ऊपर, 300 के ऊपर, उस दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेट दे सकता है। प्रकाश, आप इन दोनों में से क्या पिक करेंगे?